हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का ये हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का 5th लेक्चर है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दैट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें बताती है कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इससे पहले वाली जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उसमें हमने देखा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास दो रीजन्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फिंगरप्रिंट रीजन, दूसरा हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो आपका 400 से लेके 1450, कुछ बुक्स में आपका ये 1250 तक भी मेंशन होगा। ये जो रीज़न होता है दिस इज़ फिंगरप्रिंट रीजन। और जो हमारा 1450 से लेके 4000 तक का जो रीज़न है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप जो रीज़न होता है वो हमें बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। जो अलग अलग बॉन्ड्स हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो अलग अलग वेव नंबर पे अपीयर होते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले देखी है, तो उन्हीं को एनालाइज करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें गिवन कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो बिल्कुल ही कंपाउंड का फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। कोई भी दो कंपाउंड एग्जैक्टली अगर मैच कर रहे हैं इन द फिंगरप्रिंट रीजन, इसका मतलब वो सेम कंपाउंड है। तो इस तरीके से दो कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ये बता सकती है कि गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, और अगर है तो किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेदर इट इज़ इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होती है तो OH जो स्ट्रेचिंग है, जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से उसका जो हमें वेव नंबर दिखाई देता है, जितने पे उसकी पीक आती है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इंटरमोलिकुलर के केस में पीक थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है और ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, XB है मान लो, यहाँ पे दूसरा XB है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट गई डाइल्यूशन के बाद, तो जो पीक होती है डाइल्यूशन के बाद वो शार्प हो जाती है और थोड़ा सा हायर वेव नंबर पे फिक्स हो जाती है। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें जो आपकी पीक है वो उसी वेव नंबर पे उसकी में ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा वो, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर वो है तो डाइल्यूशन के बाद भी रहेगी, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डाइल्यूशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। मान लो पहले हमारे पास किसी रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप था, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद वो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जा रहा है अल्कोहल में। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप था इसकी जो स्ट्रेचिंग हमें नज़र आ रही थी वो लगभग 1700 पे अपीयर हो रही थी पीक। लेकिन अगर ये अल्कोहल बन रहा है तो यहाँ पे हमारे पास पीक आएगी लगभग 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे बिकॉज ऑफ OH स्ट्रेचिंग, और CO स्ट्रेचिंग की वजह से लगभग 1300 के आसपास पीक रहेगी। तो अगर 1700 वाली पीक कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गई तो इसका मतलब तो रिएक्शन पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये पीक अपीयर ही नहीं हुई है, 3400 और 1300 के आसपास हमें कोई पीक नज़र ही नहीं आ रही, इसका मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। अगर ये पीक भी नज़र आ रही है और ये वाली पीक्स भी नज़र आ रही हैं, इसका मतलब रिएक्शन हो तो रही है लेकिन चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और कोई भी दो पीक्स में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितनी उस पीक की इंटेंसिटी है, उसको कंपेयर करके हम बिल्कुल क्वांटिटेटिवली ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो कितने % कंप्लीट हुई है। इसके अलावा अगर हमारे कंपाउंड में कोई एडिशनल पीक आ जाती है तो ये भी किसकी वजह से होगा, आपका एडिशनल पीक जो आएगी वो भी आपकी इम्प्योरिटी की वजह से आ सकती है। तो इससे भी हम
कोई एडिशनल अगर पीक आई हुई है तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो कंपाउंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसके अलावा जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग पीक्स होती हैं उससे हमें डिफरेंट रीजन्स पे आती हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है जो हमारा स्टीरियो आइसोमर है वो सिस है या ट्रांस है, या अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें कैसा सब्सटीट्यूशन पैटर्न है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है या मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तो इस सब की इन्फॉर्मेशन भी हमें आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से मिल जाती है। तो इसमें अब हम, ये तो थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसका मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है C4H8O और हमारी जो पीक आ रही है वो 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक स्ट्रॉन्ग पीक है, 2620 और 2720 सेंटीमीटर इनवर्स पे 2 वीक पीक आई हुई हैं। तो ये कह रहा है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताओ। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, DBE। DBE निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो टेट्रावेलेंट एटम है, सबसे पहले हम वो जो टेट्रावेलेंट एटम है सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से जो मोनोवेलेंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसको माइनस करेंगे और लास्ट में 1 को ऐड करेंगे। अगर इसमें ट्राईवेलेंट होता तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हमने 4 कार्बन्स थे, 4 - 8/2 + 1 किया तो हमारे पास 1 DBE आया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद जो अगर हमें 1725 पे स्ट्रॉन्ग पीक दिख रही है, इसका मतलब कार्बोनल स्ट्रेचिंग हो सकती है, C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग। और 2 वीक पीक 2620 और 2720 पे इंडिकेट कर रही हैं कि CH स्ट्रेचिंग है एल्डिहाइड्स की। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है इसमें, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कंपाउंड में। मॉलिकुलर फार्मूला C4H10O है। इस बार कंपाउंड एक ब्रॉड पीक शो कर रहा है 3000 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, जो डाइल्यूशन के बाद शार्प हो जाती है और शिफ्ट हो जाती है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग पीक भी दिखा रहा है 1330 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिर दोबारा DBE निकाला। DBE हमारा आया कितना, 0। तो इसका मतलब कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कोई चांसेस नहीं है, रिंग भी नहीं हो सकती। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग पीक आई हुई है 1330 पे, इसका मतलब CO स्ट्रेचिंग हो सकती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के चांसेस बन जाते हैं। ब्रॉड पीक 3000 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे सजेस्ट करती है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड OH स्ट्रेचिंग है। अगर ये पीक जो 3000 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में थी, डाइल्यूशन के बाद शार्प में कन्वर्ट हो जाती है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के राउंड, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर होती तो इस पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Next rest we will study in the next one. Thanks to all for your kind attention.